जय जोहार आप सभी को। मैं हूँ विनीता और आज इस वीडियो में हम सी सैट के जो प्रश्न हैं वो स्टार्ट करने से पहले आपको छोटा सा ज्ञान देना चाहूंगी। तो थोड़ा सा ज्ञान ले लीजिए। ठीक है। तो आज मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे अपनी एक्सपीरियंस के साथ ना साझा करना चाहती हूँ कि पेपर टू में जो हमारा ये आपने सिलेबस देखा होगा, जिसमें संचार कौशल और है ना ये डिसीजन मेकिंग और लॉजिकल रीजनिंग वगैरह का जो टॉपिक है, पहला पहला तीन टॉपिक है ना, इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है ना। जनरली हम ये तीन टॉपिक छोड़ देते हैं, हम सिर्फ रीजनिंग देखते हैं और मैथ्स देखते हैं, हिंदी और छत्तीसगढ़ी है ना, इसी से वेटेज इसका ज्यादा है तो इसी में से हम पेपर निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम देखो हम हमारे लिए क्या है कि सी सैट जो है सिर्फ क्वालिफाइंग है ना। एसटी के लिए एस टी एस सी ओबीसी है ना, इनके लिए मेरे ख्याल से कितने मार्क्स चाहिए, 45 मार्क्स चाहिए। और अनरिजर्व्ड के लिए 66 के आसपास चाहिए। चलिए मोटा मोटा हम मान लेते हैं 70 चाहिए और 45 की जगह में हम 50 मान लेते हैं। हम हमको सिर्फ है ना 50 नंबर और 70 नंबर ही चाहिए। तो हम ये छोड़ देते हैं है ना, ये कुछ जो हमारा ये वाला जो टॉपिक है ना, कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सब। तो वैसे भी इसके लिए इसका कोई क्लास नहीं लेता है ना। ये भी मैंने जब मैं 10-11 साल पहले एमबीए करने निकली थी, तब हमारे सिलेबस में ये भर भर के था है ना, ये कम्युनिकेशन स्किल और इंटरपर्सनल स्किल, डिसीजन मेकिंग, ये सब। तो ये जो टॉपिक है ये पहले का ही मेरा पढ़ा हुआ है। और अभी अगर आप देखेंगे बीच में 2000 बीस 19-20 में है ना, इसमें भर भर के प्रश्न आया करते थे इस टॉपिक से। नहीं नहीं तो फिर भी कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन तो आ जाते थे, लेकिन बीच में थोड़ा सा वेटेज इसका कम हो गया था, डाउन हो गया था। तो अभी पिछले साल का जो पेपर आप देखा होगा आपने 2023 में, मेरे ख्याल से 5 क्वेश्चन तो बने थे है ना, इस टॉपिक से। तो फिर भी अगर आप काउंट करते हैं तो 10 क्वेश्चन तो सॉरी 10 नंबर के तो आपको बन ही जाते है ना। 5 क्वेश्चन है तो 10 नंबर आपको मिल ही जाते हैं। तो ये जो वीडियो है ना, ये मेरे जैसे लोगों के लिए है जिनको मैथ्स में पकड़ थोड़ी सी कमजोर है ना। तो आप देखेंगे भी तो रीजनिंग से भी कम क्वेश्चंस आते हैं, हिंदी से भी कम आते हैं, छत्तीसगढ़ी से ज्यादा आते हैं। तो पिछले साल का देखेंगे क्वेश्चन पेपर उठा करके, तो आप है ना मैथ्स को अगर इग्नोर करते भी हैं है ना, तो इससे आप 10 नंबर उठा सकते हैं। छत्तीसगढ़ी से 10 है ना, कम से कम नहीं नहीं तो फिर भी 15 से 16 नंबर आप वहां से उठा सकते हैं छत्तीसगढ़ी से। और हिंदी से भी आप चाहें तो है ना 10 नंबर तो उठा ही सकते हैं। तो और रीजनिंग है ना, इसके अलावा रीजनिंग बच जाता है, रीजनिंग में रीजनिंग से भी 10 मान लीजिए है ना। तो कुल मिलाकर के और ऐसा भी नहीं है कि अब हर किसी को गणित नहीं आती है ना, थोड़ी बहुत तो गणित आती ही है ना। तो मोटा मोटा देखें तो इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग और है ना, ये जो टॉपिक है ना, तो इससे भी अगर आपको बनते हैं, अगर क्वेश्चंस है ना आ जाते हैं है ना, अगर आप स्कोर कर पाते हैं, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि ये वाला सिर्फ आपको तो क्वालिफाई करना है ना। तो वैसे भी मेरिट लिस्ट में तो जुड़ना नहीं है। तो थोड़ा सा मतलब एक्यूरेट तो नहीं बोल सकते हैं कि इसमें एक्यूरेट हमको नंबर मिल जाएगा, बट हाँ आपको नॉलेज में होना चाहिए कि हाँ हमारे दिमाग से कि हम सवाल का आंसर किस प्रकार दे पाएंगे। ठीक है। तो ये छोटा सा ज्ञान था मेरी तरफ से। तो आप कोशिश कीजिए कि आ, ये टॉपिक भी आप इसको इग्नोर ना करके आगे बढ़ें। तो ठीक है, चलिए हम आज शुरुआत करते हैं।
इसमें हिंदी भी इंक्लूड है ना, छत्तीसगढ़ी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी छत्तीसगढ़ी के बहुत सारे प्रश्न करा रखे हैं, तो काफी सारे वीडियोस हैं उसके, तो उसमें आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ी को। एक आधी क्वेश्चन होगा इसमें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में शब्दों को अर्थपूर्ण, तर्कसंगत तथा उचित क्रम में रखते हुए उत्तर दें। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर छह शब्दावली दी हुई है ना, इनको हम किस प्रकार से इसको अरेंज करते हैं। ठीक है, चलिए अम, देखिए कोई भी परीक्षा होती है या भर्ती होती है ना, तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले विज्ञापन आता है। ठीक है, सबसे पहले विज्ञापन आता है ना, उसके बाद क्या करते हैं, अभ्यर्थी जो होते हैं, है ना, उस पे आवेदन करते हैं, है ना, अभ्यर्थी जो हैं, आप जैसे, हम, आप, मैं, हमारे जैसे लोग उसका उस पे आवेदन करते हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है, साक्षात्कार, है ना, एग्जाम वगैरह हो जाता है, साक्षात्कार होता है। फिर साक्षात्कार के बाद क्या होगा, चयन होगा, चौथे नंबर पर। चयन होने के बाद उसकी प्रक्रिया आगे की क्या होगी, नियुक्ति होगी, है ना। चयन होने के बाद नियुक्ति होगी, उसके बाद लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, परिवीक्षा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले विज्ञापन, है ना, एक नंबर पे। यहाँ ऐसे देख लीजिए, 5 6 2, 5 6 2, 5 6 2 3, 5 6 2 3, फिर 4, फिर 1, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो ये इसका सही क्रम होगा। ठीक है, चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आज का, तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि इसका सही क्रम क्या है। ठीक है, तो हमको इसको सही क्रम में बैठाना है, चलिए देखते हैं। अ, सबसे पहले तो हम सारे सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहले नंबर पे सदस्य। सदस्य से परिवार बनता है। ठीक है, सदस्य से परिवार बनता है। परिवार के बाद समुदाय बनता है। ठीक है, परिवार के बाद समुदाय बनता है। समुदाय के बाद इलाका बनता है, और फिर उसके बाद, फिर इलाके के बाद हमारा देश बनता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 3 2, सॉरी, 3 1 2, 3 1 2 4 5, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कारक अंतरवैयक्तिक कौशल को प्रभावित करने वाले हैं? तो यहाँ पे अनुभव भी है, परिवार भी है, और मित्र भी है। ठीक है, अंतरवैयक्तिक इस कौशल का मतलब होता है इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल। ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल। तो ये क्या होता है कि, है ना, इंटरपर्सनल स्किल में थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि इंटरपर्सनल स्किल में वो होता है जो क्या कहना चाहिए, अपने अनुभव से, है ना, अनुभव के माध्यम से, या परिवार के सहयोग से, या मित्रों के सहयोग से मनुष्य में जो विकास होता है, वो इंटरपर्सनल स्किल होता है, अंतरवैयक्तिक कौशल होता है। ठीक है, और इंटरपर्सनल स्किल जो अंतरवैयक्तिक कौशल है, ये इतना स्पष्ट होना चाहिए, इतना बेहतर होना चाहिए कि, है ना, अगर आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, है ना, तो उसकी पारदर्शिता अच्छी होनी चाहिए, उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। तो वो किस प्रकार से आएगी, है ना, अनुभव से आएगी, है ना, परिवार के सहयोग से आएगी, और मित्रों के सहयोग से आएगी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 3 और 4। 1 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अंतरवैयक्तिक कौशल में सम्मिलित है?
तो यहाँ पे चलिए चारों ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। व्यक्ति की प्रश्न का सही उत्तर देने की योग्यता, नहीं। व्यक्ति की दूसरे व्यक्तियों के साथ प्रभावी वार्तालाप करने की योग्यता, ये मुझे सही है लग रहा है, ठीक है। व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ प्रभावी वार्तालाप करने की योग्यता, ये सही है। व्यक्ति की सही तरीके से अपना कार्य करने की योग्यता, नहीं। व्यक्ति की सम्मेलन में विचार प्रकट करने की योग्यता, नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्ति की, है ना, किसी व्यक्ति का, है ना, दूसरे व्यक्ति के साथ, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ प्रभावी तरीके से जो वार्तालाप करने की योग्यता है, ये अंतर्वैयक्तिक कौशल में शामिल है, ठीक है। चलिए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में सम्मिलित है, तो यहाँ पे सक्रिय रूप से सुनना भी है ना सम्मिलित है, प्रत्यायन भी सम्मिलित है, उपर्युक्त भाषा भी सम्मिलित है, और पृष्ठ पोषण भी सम्मिलित है। प्रत्यायन का मतलब आप समझ पा रहे होंगे। प्रत्यायन का मतलब होता है क्रेडिट देना, है ना, क्रेडिट देना, या, है ना, इसी को हम श्रेय देना कहते हैं, है ना, श्रेय देना, है ना। प्रत्यायन का मतलब होता है क्रेडिट देना या श्रेय देना, ठीक है। और पृष्ठ पोषण का मतलब, यहाँ पे कठिन सा दिख रहा है पृष्ठ पोषण। पृष्ठ पोषण का मतलब होता है फीडबैक, सिंपल से लैंग्वेज में। फीडबैक आप सभी समझते होंगे, ठीक है। तो अंतरवैयक्तिक संप्रेषण क्या है ना, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये होता है, इसमें ये सक्रिय रूप से सुनना भी शामिल है ना, श्रेय देना यानी कि प्रत्यायन, यानी कि एक्रीडिटेशन इसको बोलते हैं, एक्रीडिटेशन ऐसा करके समथिंग कुछ नाम है इसका, क्रेडिट देना जिसका मतलब होता है ना। और फिर होता है उपर्युक्त भाषा, है ना, भाषा हम किस प्रकार का यूज कर रहे हैं किसी से कम्युनिकेट करने में, है ना, वो लैंग्वेज, है ना, वो भी इम्पोर्टेंट है। और फीडबैक, फीडबैक का मतलब आप सभी जानते हैं, अच्छा हो या बुरा हो, फीडबैक हमको देना चाहिए। तो, है ना, ये चारों के चारों सम्मिलित हैं किसमें, अंतरवैयक्तिक संप्रेषण में, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आप राज्य के लोगों को सरकार के किसी कार्यक्रम के विषय में बताना या जागरूक करना चाहते हैं, तो सर्वाधिक उपयुक्त संप्रेषण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका उत्तर आप याद रखिएगा, जन संप्रेषण। जन संप्रेषण यानी कि लोगों से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना, तो लोगों को किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, सरकार की कोई योजना है ना, उसके बारे में हमको बताना है, जागरूक करना है ना, जनता को, ठीक है, जनता को जागरूक करना है। तो उसका सही विकल्प क्या होगा? जन संप्रेषण ही होगा, है ना। तो किन माध्यमों के द्वारा हम कम्युनिकेट कर सकते हैं? तो सिंपल सा है ना, न्यूज़पेपर, ठीक है, एक न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविजन हो गया, ठीक है, और कोई रैली, है ना, रैली, या इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा यही सब है, रेडियो हो गया, है ना, रेडियो। रेडियो आजकल जनरली कोई सुनता नहीं है हालांकि, बट ये सारे माध्यम है ना। पैम्पलेट्स, है ना, पैम्पलेट्स, पैम्पलेट्स, ब्रोशर वगैरह, है ना, ब्रोशर बांट लिया, है ना, तो ब्रोशर्स, तो ये सारे जो है ना, तो ये सारे माध्यम है जिसके थ्रू, है ना, जनता को है ना, जागरूक किया जा सकता है, बताया जा सकता है, ठीक। तो इसका उत्तर हो जाएगा जन संप्रेषण, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, एक संगठन में अच्छे अंतर्वैयक्तिक कौशलों से युक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होती है।
क्योंकि ये अधिक उत्पादनकारी होते हैं, बिल्कुल। ये समस्याओं का समाधान खोजते हैं, बिल्कुल। ये अपने कार्य के प्रति धनात्मक अभिवृत्ति रखते हैं, तो ये भी सही है। तो ये अधिक उत्पादनकारी होते हैं, ठीक है, ज़रूरी है ना? समस्याओं का समाधान खोजते हैं, जो ऐसे व्यक्ति जिनके पास इतनी स्किल्स हैं, है ना, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, है ना? तो उनको, है ना, याद रखिएगा ये उत्पादनकारी, उत्पादनकारी का नया-नया खोज करना, ठीक है? अधिक उत्पादनकारी का मतलब हो जाएगा नई खोज करना, है ना? नई नई चीज़ों की का आविष्कार करना, है ना? नई चीज़ों का ज्ञान लेना, नॉलेज लेना, है ना? तो ये सारी चीज़ें आएँगी, है ना? अपने कार्य के प्रति धनात्मक अभिवृत्ति रखते हैं, है ना? पॉजिटिविटी रखते हैं, है ना? कि, है ना, अगर कोई उनको काम दिया गया है, तो उसको एक टारगेट उन्होंने सेट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल एक कुछ काम मिला है उनको, एक टारगेट उन्होंने सेट कर दिया कि हमको, है ना, कल की डेट में अ, अगर हमको ये कल की डेट में कंप्लीट करके सबमिट करना है ना? तो वो किसी भी तरीके से वो अपने अंदर वो पॉजिटिविटी ला करके, है ना, अ, उसको वो काम को खत्म करेंगे, ठीक है, और खत्म करने के बाद उसको सबमिट करेंगे। तो जब हम ऐसे पद पर पहुंचते हैं ना, जहाँ जैसे पीएससी के द्वारा अगर हमने कोई कोई सा पोस्ट ले लिया, फॉर एग्जांपल हमने आबकारी का विभाग ले लिया, है ना, हमको मिल गया सहायक कोषालय अधिकारी का पोस्ट, ठीक है। तो वहां पे हमको एक काम मिला, है ना, वो काम को हम किस तरीके से है ना, अपने सीनियर ऑफिसर्स को प्रेजेंट करेंगे, तो हमको कई तरीके से प्रेजेंट करने के तरीके हमको ढूंढने पड़ेंगे, है ना, तो उत्पादनकारी का मतलब वही हो जाएगा, ठीक है। तो हम भी अच्छे पोस्ट में, अधिकारी वाले पोस्ट में हमें जाना है ना, तो हमारे पास ये इंटरपर्सनल स्किल्स होने चाहिए, है ना, हम हमारे पास इतना दिमाग होना चाहिए, इतना स्किल होना चाहिए कि हम कोई भी काम अगर हमें दिया जाए, तो, है ना, उसको अपने स्किल्स के थ्रू, है ना, अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक है। चलिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला देखते हैं। बोनी बोली व्याकरण और कोश के लेखक कौन है? इसका उत्तर याद रखिए, पी एस पट्टावी। पी एस पट्टावी इसका सही उत्तर होगा, पी एस पट्टावी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुड़ुख या उरांव किस भाषा परिवार के अंतर्गत अंतर्गत आती है? ये प्रश्न भी हमने कई बार किया हुआ है, कई सारे वीडियोस में ये ऐसे प्रश्न बने हैं, है ना, किए हैं हमने। इसका उत्तर हो जाएगा द्रविड़ भाषा परिवार। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण के लेखक कौन है? ये प्रश्न भी कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है, आप उस इसका उत्तर याद रखिएगा, डॉक्टर विनय कुमार पाठक एवं डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा। चलिए अगला देखते हैं। गोरस शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो गोरस शब्द जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। गोरस जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा आप सभी जानते होंगे क्या है, ठीक है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है शायद मुझे। चलिए अगला देखते हैं। आग में सेकी गई मोटी रोटी को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? आग में सेकी गई मोटी रोटी को अंगाकर रोटी कहते हैं, है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, धान कोठी में कौन सा समास है? तो धान कोठी में तत्पुरुष समास है, ठीक है। तत्पुरुष समास है, क्यों है? पहले तो आप ये समझिए कि तत्पुरुष समास क्या होता है, ठीक है। तत्पुरुष समास में इसमें भी दो पद, है ना, एक तो पूर्व पद जो होता है, पूर्व पद, पूर्व पद, और एक उत्तर पद। तो पूर्व पद जो होता है ये गौण होता है, ठीक है। पूर्व पद जो होता है ये गौण होता है, और उत्तर पद जो होता है ये प्रधान होता है।
है ना? तो इसका विग्रह क्या होगा? विग्रह क्या होगा यहाँ पे बीच में? धान के लिए कोठी, ठीक है? धान के लिए कोठी, तो यहाँ पे के लिए, है ना? के लिए, तो के लिए जो है ना, ये परसर्ग होता है। इसको क्या कहते हैं? परसर्ग। इसको हम परसर्ग कहते हैं, है ना? तो ये लोप हो जाता है। धान के लिए कोठी में के लिए जो है ये परसर्ग है, इसका लोप हो जाता है, ये विलुप्त हो जाता है। तो यहाँ पे जो धान है, ये गौण है, और कोठी जो है ये प्रधान है ना? तो धान के लिए कोठी, तो इसीलिए के लिए जो हम जो कारक यूज करते हैं ये संप्रदान में यूज होता है, ठीक है? के लिए जो है ये संप्रदान में, संप्रदान संप्रदान में हम इस के लिए का यूज करते हैं, है ना? तो इसके लिए इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे जो तत्पुरुष समास है ये संप्रदान तत्पुरुष समास है, धान कोठी। धान कोठी जो है ये संप्रदान तत्पुरुष समास है, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला है, बोलचाल की छत्तीसगढ़ी पुस्तक के लेखक द्वय हैं, मतलब लेखक द्वय यानी कि लेखक कौन है? इसका उत्तर डॉक्टर चितरंजन कर और डॉक्टर सुधीर शर्मा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर चितरंजन कर और डॉक्टर सुधीर शर्मा। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, बोलचाल की छत्तीसगढ़ी ये ना रायपुर में लिखी गई है, और शायद 2006 में लिखी गई है, 2006 में लिखी गई है बोलचाल की छत्तीसगढ़ी। डॉक्टर चितरंजन कर और डॉक्टर सुधीर वर्मा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ प्रदेश के राज्य गीत अरपा पैरी के धार महानदी है अपार के गीतकार का नाम क्या है? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, ठीक है? आपने ये अरपा पैरी के धार ये जो राज्य गीत है, मैंने वहां देखा था रायपुर में, वो सप्रे स्कूल के पास एक बना हुआ है, कुछ तो भी बना हुआ है, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। वहां पे ये राज्य गीत लिखा हुआ है ना? अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, ठीक है? नगर निगम, नगर पालिका, हाँ मतलब व्हाइट हाउस के सामने वाला बगल में जो सप्रे स्कूल है ना, उसी के सामने एक कुछ तो भी बना हुआ है। मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ी महतारी का वो एक मूर्ति बनी हुई है, और वहां वहीं पे ये राज्य गीत लिखा हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। घड़ों पानी पड़ जाना, घड़ों पानी पड़ जाना का मतलब होता है अत्यंत लज्जित होना, ठीक है? इसका उत्तर हो जाएगा अत्यंत लज्जित होना। अगला देखते हैं, षण्मास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? षण्मास का संधि विच्छेद होगा षट मास। कैसे होगा? चलिए मैं बताती हूँ। अ, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ आपको। अ, ये जो क हो गया, है ना? ये ऐसे रेफ लिखते हैं, क, च, ट, त, और ये प, है ना? ये जो अक्षर है ना? इन अक्षरों का ये जो नासिक वर्ण आप समझते होंगे ना, नासिक के वर्ण, ये अंग, इया, अ, ण, न, और ये म, ये नासिक के वर्ण होते हैं, ये आप समझते होंगे, है ना? ये नासिक के वर्ण। और ये जो क, च, ट, त और ये प, है ना, इनके स्थान पे इन नासिक के वर्णों का, है ना, मतलब ये जो क है,
है ना, इसके स्थान पर ये अंग आ जाता है, ठीक है, अंग, और इस तरह से लिखा जाता है ये रेफ। क के जगह में ये अंग आएगा और यहाँ पे नीचे में रेफ लिखा जाएगा, और च के जगह में इया आएगा और इया के नीचे भी ऐसे रेफ आएगा, ठीक है। और ट के स्थान पर अण आएगा और यहाँ पे भी रेफ होगा। त के स्थान पर न आएगा और यहाँ पे भी रेफ होगा। और ये प के स्थान में म आ जाता है और ये यहाँ पे भी रेफ होता है, ठीक है। तो जब हम संधि मतलब ये ऐसा संधि का विच्छेद होता है तो इस प्रकार से होता है, ठीक है। और व्यंजन संधि का ये नियम है, ठीक है। ये जो संधि है ये व्यंजन संधि का नियम है, व्यंजन संधि, है ना, व्यंजन संधि का नियम है, ठीक है। तो इनका जो ये ऐसा मेल होता है, ठीक है, तो इनके स्थान पर क के स्थान पे अंग, च के स्थान पे इया, ट के स्थान पे न, और त के स्थान पे न, और प के स्थान पर म। तो ऐसा मिल करके ये सटमास बना है, ठीक है, सटमास। तो ये जो ट है और ये म, तो ट और म ये मिलकर के बना हुआ है अणा, ठीक है। तो ये ट और म मिलकर के ण बना है और ये रेफ वाला, ठीक है। और इसी को हम पूरा कैसे करते हैं सड़मास में, चूंकि यहाँ पे आधा न ऐसा लिया गया है, क्योंकि ये जो रेफ है ना ये यहाँ पे जाकर के हट जाता है, इसीलिए यहाँ पे अण आधा लिखा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा इस प्रकार से ये सड़मास बनेगा, रेफ हट जाएगा और आधा न और फिर ये पूरा का मास, ठीक है। इसीलिए इसका ये उत्तर हो जाएगा षट धन मास। ये व्यंजन संधि का नियम है, ठीक। चलिए थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला है पत्नी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पत्नी का पर्यायवाची शब्द नहीं है नंदनी। नंदनी, नंदनी क्यों नहीं है, क्योंकि नंदनी कन्या का पर्यायवाची है, ठीक है। नंदनी जो है ये कन्या का पर्यायवाची है। इसके अलावा ये जो पत्नी है, पत्नी को कलत्र भी कहते हैं, दारा भी कहते हैं, प्राण प्रिया भी कहते हैं, और इसके अलावा भार्या भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा पत्नी को अर्धांगिनी भी कहते हैं, अर्धांगिनी, अर्ध अर्धांगिनी, अर्धांगिनी, ठीक है, ऐसा लिखते हैं अर्धांगिनी। कलत्र दारा प्राणप्रिया भार्या अर्धांगिनी पत्नी का पर्यायवाची है। नंदिनी जो है कन्या का पर्यायवाची, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह एक अच्छा छात्र है, वाक्य में संकेतवाचक सर्वनाम है। ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा वह, है ना। वह जो है वो संकेत दे रहा है ना, और वह तो सर्वनाम होता ही है, तो कौन सा सर्वनाम है, संकेतवाचक। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से बना है। प्रत्यय जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। कैसे, कैसे दो शब्दों से बना है, प्रति धन अय, प्रति धन अय से मिलकर के बना है प्रत्यय, ठीक है। यहाँ पे प्रति का जो अर्थ है, प्रति का जो अर्थ निकलता है, ये निकलता है साथ में, पर, बाद में, साथ में पर, बाद में। और ये जो अय का मतलब निकलता है, अय का अर्थ होता है अ, शब्दों के साथ, मतलब चलने वाला, है ना, चलने वाला। अय का मतलब होता है चलने वाला, ठीक है, या लगने वाला कह सकते हैं। तो इनको अगर पूरा, है ना, मिला दिया जाए,
है ना? तो इनका पूरा पूरा मिलाने पे इसका जो अर्थ निकलता है वो होता है शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला। शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला। ठीक है? तो इसका पूरा अर्थ ये निकलता है। शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला। ठीक है? तो इसीलिए इसका जो प्रयोग होता है वो अंत में होता है। प्रत्यय का प्रयोग हम है ना अंत में करते हैं शब्दों के। ठीक है? अक्षरों के है ना मतलब इसका प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है। ठीक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दो शब्द। अगला देखते हैं। अगला है नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल में कर्मधारय समास है। क्यों है? क्योंकि अ, कर्मधारय समास में जो यहाँ पे मैं लिखती हूँ पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद। ये जो पूर्व पद होता है ये विशेषण होता है ना? पूर्व पद जो होता है ये विशेषण होता है और उत्तर पद जो होता है उत्तर पद जो होता है ये विशेष्य होता है। ठीक है? विशेष्य होता है और यही जो उत्तर पद जो विशेष्य होता है यही प्रधान होता है। ठीक है? यही प्रधान होता है और इसके बीच जो लगने वाली मतलब जो शब्द होते हैं इन दोनों के बीच में जो शब्दों का यूज होता है वो क्या होता है? अ, है जो है जो या इसके अलावा क्या यूज होता है? के समान। है ना? है जो या के समान। है ना? ये दो तरह के शब्द यूज होते हैं बीच में। तो है ना? तो इसीलिए हम नील कमल को क्या कहते हैं? नीला है। इसका विग्रह जैसे हम करते हैं नीला है जो कमल। नीला है जो कमल। ठीक है? नीला है जो कमल। ठीक है? तो इसका जो विग्रह होता है समास विग्रह वो नीला है जो कमल। तो यहाँ पे जो है जो लिखा हुआ है ना? ये इसका प्रयोग किया जाता है और ये किसकी प्रधानता को बता रहा है? कमल की प्रधानता को बता रहा है। कमल प्रधान है। ठीक है? इसका उत्तर हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है? और इसके अलावा अगर हम के समान वाला अगर समास देखें उत्तर में सॉरी मतलब उदाहरण देखें तो चंद्रमुखी देख सकते हैं। चंद्रमुखी इसका समास विग्रह क्या होगा? चंद्र के समान मुख वाली। चंद्र के समान मुख वाली। ठीक है? तो है ना? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नील कमल में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। इसका समास विग्रह क्या होगा? नीला है जो कमल। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनभिज्ञ का संधि विच्छेद क्या है? इसका सही उत्तर न धन अभिज्ञ। ठीक है? इसका उत्तर हो जाएगा न धन अभिज्ञ। क्यों होगा उसका रीजन मैं बताती हूँ। हालांकि इसका जो देखा जाए तो इस कहीं कहीं पे इसका अ, बहुत लोगों का कहना है कि ये इसका कोई संधि विच्छेद नहीं होता। पर मैं बताती हूँ उसका संधि विच्छेद इस तरह से क्यों होगा। ठीक है? अनभिज्ञ जो है ना ये अभिज्ञ से बना है। अनभिज्ञ जो ये अभिज्ञ से बना है ना? और ये जो न है ना? ये जो न है ना? ये न जो ये पलट करके अन बन गया है ना? ये पलट गया है ना? इस तरह से और पलट करके न बन गया है ना? अनभिज्ञ। अभिज्ञ से अभिज्ञ से अनभिज्ञ बना है।
है ना, अभिज्ञ से अनभिज्ञ बना है, और ये जो न है ये पलट करके अन बन गया है। अन, अन, ठीक है, ऐसा वाला अन। तो है ना, जिसका जो जिससे जो शब्द का रूप बनता है, क्या बनता है? अनभिज्ञ, अन अभिज्ञ, अनअभिज्ञ। और है ना, हम इसको मिलाएंगे, है ना, है ना, मिलाने पे ये बन जाएगा अनभिज्ञ। ठीक है, इस तरह से अनभिज्ञ। तो इसका सही उत्तर होगा न धन अभिज्ञ। बाकी तो सारे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा न धन अभिज्ञ। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से सही वाक्य है। मैं छत पर बिल्ली देखा, गलत। मैं छत में बिल्ली देखा, गलत। मैंने छत पर बिल्ली देखी, ये सही है। मैं छत के ऊपर बिल्ली देखा, गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही वाक्य है, मैंने छत पर बिल्ली देखी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द आपको यहाँ पे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। उत्तर आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से लिखते हैं, संग्रहित। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समास के कितने भेद हैं? सभी को पता है, समास के 6 भेद हैं। कौन कौन से? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है, चलिए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 समास है। अगला देखते हैं। दही के भोरहा कपसा खाए, उत्तर हो जाएगा इसका कपसा खाए। कपसा छत्तीसगढ़ी में रुई को शायद कहते हैं, है ना, रुई या कपास, है ना, रुई या कपास। तो दही के भोरहा, दही के भोरहा कपसा खाए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए आज का हमारा यहाँ पे प्रश्न समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। और मैंने जो थोड़ा सा ज्ञान दिया था उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। बाकी अ, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो अपने एक्सपीरियंस से आपको अपना नॉलेज मैंने थोड़ा बहुत शेयर किया था आपसे। बाकी इसके अलावा मैं आपसे मिलती हूँ फिर किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो चलिए फिर, तब तक के लिए आप सभी को एग्जाम की हार्दिक शुभकामनाएं। परीक्षा की तैयारी अच्छे से कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।